Welcome to today's class. So today I will explain about the electric field due to continuous charge distribution. Continuous charge distribution क्या है? देखिए जैसे इसके तीन चार, वैसे तो बहुत सारे केस हो सकते हैं, तो तीन चार केसेस हम एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन में। आज में से इस वीडियो में तीन क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जिसपे कई खूब सारा चार्ज है, मतलब कंटिन्यूसली चार्ज है। तो जैसे क्या हो सकता है कि रॉड हो सकती है। अब ये रॉड है, तो वो वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज कैसे निकालते हैं। पॉइंट चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/4πε/Q/R²। ये पॉइंट चार्ज है, सिंगल चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था K/Q/R²। पॉइंट चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा के। अब मान लो क्या होता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, चार्ज सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सब पे जगह चार्ज है, सब जगह इक्वल चार्ज। रॉड है, प्लेन शीट है, ठीक है, रिंग है, सब जगह चार्ज है, मतलब इस पे इक्वल सब जगह चार्ज है। रिंग है, डिस्क है, डिस्क पे सब जगह चार्ज है, या रॉड, रिंग, डिस्क, कई मतलब कोई सा भी केस होता है जिसपे सब जगह इक्वल चार्ज हो, सब जगह चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब चार्ज सब जगह बटा हुआ है, इक्वल बटा हुआ है, मतलब एक सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं, कई जगह चार्ज है। तो उस केस में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तो ये मैं आज 2 या 3 क्वेश्चंस के बेस पे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए होता क्या है, वैसे तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो एडवांस के लिए हमारे पास देखा जाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसे नहीं निकलवा रहे हैं, तो वो जो है वो ऐसी केस देते हैं जिसके बारे में हम सिंपली सोच सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूनिट 3 मैग्नेटिक फील्ड में 12th क्लास में भी यूज करते हैं। तो जब बोर्ड में यूज होना है तो यहाँ पर भी यूज होना ही है। तो आप देखते चलिए इसमें क्या है। तो आप एग्जाम्पल 29.2 से समझिए। 29.2 में कह रहे हैं रिंग ऑफ रेडियस ए कंटेन्स ए चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। एक को रिंग है, ये रिंग है हमारा, इसकी रेडियस ए, ये रिंग है और इसकी रेडियस इसकी इक्वल है, एक इक्वल है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं रिंग है, रिंग पे चार्ज क्यों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके। अब क्या सोचो, देखो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर ही करें, इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जैसे हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है वो किसके से पढ़ रखा है, पॉइंट चार्ज के से, कि एक छोटे चार्ज के से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक जो भी क्वेश्चन होगा उसमें कोई स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लें, उस स्मॉल एलिमेंट के से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो मैंने मान लीजिए ये स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, जो ये रेड बनाया गया, एक ये स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है, dq, टोटल चार्ज क्यों है, इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है, dq, और इस एलिमेंट की लेंथ किसके इक्वल है, dx। देखो वैसे तो मैं इसका चार्ज निकाल सकता हूँ कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो ये जो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इसलिए इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो इसके चार्ज dq को कैसे निकालना है, तो यूनिटरी मेथड से आ रहा होगा, सॉलिड स्फीयर का प्रूफ कराया जाता है आपको, आ रहा होगा गॉस थ्योरम में कि सॉलिड स्फीयर से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो उसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने मान लिया एक स्मॉल पोर्शन है, स्मॉल एलिमेंट है, उसको चार्ज है dq, इसकी लेंथ किसके इक्वल है, dx। तो मैंने इसके से स्मॉल एलिमेंट कैसे निकाल लिया, क्यों निकाला स्मॉल के से, पॉइंट चार्ज कैसे होता है। अब ये जो रिंग है वो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स की बनी हुई मानी जाती है। आप सोचो कोई भी चीज है कंटिन्यूअस है, तो छोटे 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 पार्ट मान लो माला बनी हुई है, तो छोटे 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 मोतियों से मिलकर बनी हुई है, ठीक। तो एक मोती के से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, सबकी वजह से जोड़ दो तो रिंग के से मिल जाएगी। तो अगर मैं इस पॉइंट की वजह से इस स्मॉल एलिमेंट के से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आती वो निकल के आती dE। क्या ये बात समझ में आ रही है, इस स्मॉल एलिमेंट के से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आती, dE। मान लो एक थीटा है, ये मान लो थीटा, ये x है, ये a है, ये होगा x² + a²। तो अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन
डीई मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। डीई का फॉर्मूला क्या हो गया 1/4 चार्ज कितना है dq, डिस्टेंस क्या है ये मान लो AP का स्क्वायर, तो डीई का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया 1/4 dq अपॉन AP स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा अब आप देखो जैसे ना ये हमारे पास कई बुक्स में अलग अलग डिफरेंट मेथड से करते हैं, तो जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ तो मैं कॉन्सेप्ट से हर बार ध्यान रखिए। इन जनरल आपने देखा होगा मैं कभी भी अपना मेथड या कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर सकता। हो सकता है एक्सप्लेनेशन के टाइम पे वो 1-2 लाइन ज़्यादा पड़ जाए, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते वक्त उसको जो है चेंज नहीं करूँगा कॉन्सेप्ट को। तो देखते चलिए मैं क्या करूँ। देखो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या आप इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं। जो ये कंपोनेंट होगा वो क्या होगा डी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा डी sin थीटा। एंगल का पास वाला कंपोनेंट क्या हो गया डी cos थीटा, और एंगल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया डी sin थीटा। तो एक कंपोनेंट है डी cos थीटा और एक कंपोनेंट क्या है डी sin थीटा। अच्छा अगर मैं मान लो इसके इक्वल एंड अपोजिट एक चार्ज और कंसीडर कर लेता, कैसी रफ की चीज है ये। अगर मैं मान लो यहां पर कंसीडर कर लेता तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होती, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉटेड बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होती, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट होता, तो y कंपोनेंट्स आपस में क्या हो जाते कैंसिल हो जाते। ध्यान रखो इसमें ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि d cos to d sin थीटा हो जाता, तो ये और ये कैंसिल हो जाते, ये जुड़ जाते, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती cos कंपोनेंट्स जुड़ जाते। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dE cos थीटा। सही है भैया, cos थीटा के कंपोनेंट्स को जोड़ते जाओ। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है जोड़ना, तो मुझे cos कंपोनेंट्स को जोड़ते हुए चलना है, तो E का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया इंटीग्रेशन dE cos थीटा। E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। cos थीटा सोचो भैया क्या होगा इस ट्रायंगल में OAP में, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो E का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x dq अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। E का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x dq अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किया 3/2। अब मुझे dq का मतलब q के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है, तो q के अलावा जितनी चीज है वो सब कांस्टेंट, क्योंकि x और a ये जो है वो कोई q पे डिपेंड तो करता नहीं है, तो जितनी और चीजें हैं वो सब क्या है कांस्टेंट। इस सबको बाहर ले लिया, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन आ जैसे x और एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपके मन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आराम से पढ़िएगा इसको, 12th का वर्क करते चलिए, इसको करते चलिए। अगर आप सर में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। E का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बाद 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ d, इंटीग्रेशन ऑफ dq, इंटीग्रेशन ऑफ d। अब देखो dq चार्ज तो छोटा था, इंटीग्रेशन का सबको जोड़ दो, तो पूरा चार्ज अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके इक्वल निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस केस में निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x ऐसी dq को इंटीग्रेट कर दिया, q आ गया जो टोटल चार्ज था रिंग पे, अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बाद 3/2। सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन को देखें, पूरे प्रूफ को देखें, प्रूफ है मेथड है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने का। इन केस ऑफ प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, देखिए इसको पूरा मन में भरें, फिर इस जैसा एक इसी चीज के ऊपर बेस क्वेश्चन कराऊंगा और आज एक प्रूफ और कराऊंगा, तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा, क्या हो रहा है समझिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। होप सो आपको ये प्रूफ पूरा समझना है। अब इसी चीज के ऊपर एक बेस्ड जो क्वेश्चन है वो SC वर्मा का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 39। तो सी क्वेश्चन 39 क्वेश्चन।
39 क्वेश्चन क्या 39 क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, देखते चलिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहे हैं, देखो मैंने जानबूझ के फिगर रब नहीं करी है, फिगर को देखते चलिए। क्या आप देखो ये सेम फिगर है, क्या ये सेम फिगर है, क्या ये सेम फिगर के बारे में बात चलेगी। फिगर के बारे में ऑब्जर्व करिएगा, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या ये सेम फिगर को ऑब्जर्व करा, इसलिए मैंने रब नहीं करा और एक साथ क्वेश्चन करा। पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब पूरी रिंग पे चार्ज इक्वली बांटा गया है। पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह रिंग की रेडियस कितनी है, आर। इस क्वेश्चन में रेडियस रिंग की दे रखी है आर, रिंग की रेडियस जो देखी है आर है, इतना तो चेंज हो ही सकता है। रिंग की रेडियस कितनी हो गई, आर। A particle having mass m and a negative charge q is placed on its axis at a distance x from the center। जो p पॉइंट है उस पर एक चार्ज q रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो शो करा गया है फाइंड अ फोर्स ऑन द पार्टिकल। देखो अब मुझे एक जो चार्ज है यहाँ पर रखा हुआ है -q चार्ज रखा हुआ है, इस -q चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है जो यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा, फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो भैया क्या होता है, F × QE। फोर्स इक्वल टू चार्ज था नेगेटिव Q, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव कर रखी है, रिंग की ऐसे निकाल रखी है, तो मैं जबरदस्ती दोबारा से नहीं निकालूंगा। आप चाहे तो प्रैक्टिस जब कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रूव आ गया तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करके देख सकते हैं। इट विल गिव यू प्रैक्टिस। E जो F × Q, E की जगह ये आ गया 1/4 x क्यू अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। a की जगह क्या हो गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये फोर्स आ गया। अच्छा बताओ फोर्स कैसा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टिव होगा, तो नेट फोर्स इधर की तरफ को निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर को आएगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इन द अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फोर्स इधर को आ गया, फोर्स इधर की तरफ को आ गया, ये फोर्स। तो आपसे कहा गया है कि फाइंड अ फोर्स ऑन अ पार्टिकल एज्यूमिंग x स्मॉलर देन r। x r से बहुत कम है, x r से बहुत कम है, तो याद होगा डायपोल के बहुत सारे फोर्स केस का है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर r स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो ये जो चीज होगी r स्क्वायर के इक्वल हो गई। तो फोर्स का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, 1/4πε0 x q अपॉन r स्क्वायर की पावर 3/2। x नेग्लिजिबल है, ये नहीं नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो x r से बहुत कम है तो r पावर 3/2 होगी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4πε0 x q अपॉन r की पावर 3। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो यानी कि जो ये पार्टिकल है वो सीधी सी बात है SHM करने वाला है। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन है तो आपको पता है ये क्या चीज शो करेगा, SHM शो करेगा। तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन है, याद होगा 11th क्लास पढ़ा रखा है, तो इसका मतलब पार्टिकल एटीट्यूड SHM। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था 2π डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, t का फॉर्मूला 2π एक्सपोनेंट, तो इससे एक्सपोनेंट निकालना है। f का फॉर्मूला क्या होता है, ma होगा 1/4πε0 x q अपॉन r क्यूब, x अपॉन ये निकाल लो, तो t का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, 2π √x अपॉन a, x अपॉन a सॉल्व करोगे तो 4πε0 r क्यूब इंटू m अपॉन क्यू हो गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आ गया 2π √4πε0, इस टाइप से करके हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। इसको 2π को अंदर ले जाओ, 2π को अंदर लेगा तो कितना हो गया 4π², 4πε0 m r क्यूब अपॉन क्यू। टाइम पीरियड का फॉर्मूला का √16 π³ m r क्यूब अपॉन क्यू। इज इट क्लियर? तो टाइम पीरियड का जो फॉर्म निकल के आया वो आया √6πr³, 6π³ ε0 m r³ अपॉन क्यू। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिएगा, वो थोड़ा सा अच्छे इंटीग्रेशन के लेवल पे आता है, तो उस क्वेश्चन को देखने के लिए प्रिपेयर करें, पॉज करें, पूरा प्रूफ करें।
तो होप सो आपने पिछला 2 क्वेश्चंस अच्छी से देख लिए होंगे। अब आज एक क्वेश्चन और करा रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं, तो दोनों में डिफरेंस और दोनों का कॉन्सेप्ट समझ के रखिएगा। इनफैक्ट ये 12th क्लास की फिजिक्स की स्टार्टिंग हो रही है, तो इसमें नया कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, तो समझते चलें और बिल्कुल भी चिंता मत करें, इसको एक ऐसे प्रूफ मानें। जैसे रिंग का पिछला क्वेश्चन जो था वो 12th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड में प्रूफ कोर्स में, अगर आपको आता होगा तो एग्जैक्ट सेम प्रूफ कोर्स में, थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए क्या है इसमें, कहना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। एक कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, रॉड की लेंथ L है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से डिस्टेंस लेनी है। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की से लेंथ है, तो ये डिस्टेंस हो गई L/2 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई L/2। इस रॉड की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P सबसे ऊपर पॉइंट P रखा है, on the perpendicular bisector of a uniformly charged rod, the length of the rod is L and the charge on it is Q, and the distance of the P from the center of the rod is A। और इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, A डिस्टेंस दे रखी है, P पॉइंट है। अब रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, तो देखो जैसे रिंग का था, रिंग की इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो पहले हमने स्मॉल चार्ज ले लिया, तो ऐसे ही इसके अंदर एक कोई स्मॉल चार्ज ले लेते हैं, रेड पोर्शन जो शो कर रहा हूं, इस स्मॉल चार्ज की से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, स्मॉल चार्ज की से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन मैंने मान लिया, इस एलिमेंट्री पोर्शन का चार्ज है dq और इस एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ कितनी है dx। अब इस चार्ज की से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, क्या होगी, अब ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये dE हो गई, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो DE किसके इक्वल हो गई, पिछले क्वेश्चन की तरह DE हो गई 1/4 dq अपॉन डिस्टेंस। अब देखो ये डिस्टेंस dx थी, सेंटर से मान लो इसकी डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी √a² + x², ये डिस्टेंस क्या होगी √a² + x², तो ये √a² + x² का होल स्क्वायर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1/4 dq अपॉन a² + x²। जैसे रिंग में करा गया सेम वही, सेम मेथड, कॉस कंपोनेंट्स जो होंगे वो ऐड कर जाएंगे, साइन कंपोनेंट्स कैंसिल कर जाएंगे। क्यों, समझना जरूरी है, ऐसा नहीं है तुक्का है रट लिया, जो ये कंपोनेंट है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो ये जुड़ जाएगी, तो 2 इसकी d cos थीटा को d sin थीटा को ये इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, दैट्स व्हाई दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जैसे डॉटेड देखो, ये d इधर की तरफ को होता है, ये d sin थीटा हो जाता, तो ये दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं, तो कैंसिल हो जाते हैं, d cos थीटा क्या हो जाता, जुड़ जाता, इसलिए x कंपोनेंट जोड़ देते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E = इंटीग्रेशन d cos थीटा, सेम मेथड रिंग का ही चल रहा, E = इंटीग्रेशन d की जगह ये 1/4 dq अपॉन a² + x²। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस, तो इसमें cos थीटा सोचो, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो 90 के सामने परपेंडिकुलर, बेस ये हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा हो गया a अपॉन √a² + x²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया 1/4 a dq अपॉन a² + x² 3। अब ये आपको तो याद होगा, ये यहां तक तो सेम है, जो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई थी वो हमारे पास सेम निकल के आई थी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास इस टाइप से निकल के। अब प्रॉब्लम क्या है, पिछली बार रिंग से डिस्टेंस हर बार सेम थी, कहीं से भी लेते थे तो ये सेम थी, x² + a², सेंटर से था, रिंग ऐसे थी। इस बार डिस्टेंस चेंज, जैसे चार्ज पास में होगा तो डिस्टेंस चेंज होती रहेगी। आप सोचो √a² + x², तो इस बार डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो dq को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो पहले तो dq की वैल्यू निकालें कि dq की वैल्यू किसकी इक्वल है। देखो पहले dq देखो, dq किसके इक्वल होगा,
तो जैसे यूनिटरी मेथड याद होगा, मैंने सॉलिड स्फीयर बारे में एक्सप्लेन करा था कि जो L लेंथ है उस पे चार्ज Q है, तो 1 मीटर पे चार्ज कितना होगा, Q अपॉन L। तो dx मीटर पे चार्ज कितना होगा, Q अपॉन L इंटू dx। ठीक, लेंथ पे चार्ज ऑन लेंथ Q, L पे था Q, चार्ज ऑन 1 मीटर हो गया Q अपॉन L, तो चार्ज ऑन dx लेंथ कितना हो गया, Q अपॉन L इंटू dx, यानी dq की वैल्यू आ गई Q अपॉन L इंटू dx। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि चार्ज जो है वो लेंथ का ऊपर वेरी कर रहा है, तो dq की जगह मैंने लिया Q अपॉन L इंटू dx। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ऐसे a ऐसे dq की जगह Q अपॉन L इंटू dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3। अब देखिए इंटीग्रेशन किसके लिए होना है, लेंथ के लिए। लेंथ इधर कितनी है L/2, इधर कितनी है L/2, मतलब माइनस L/2 से प्लस L/2, इसको ओरिजिन मान लिया, तो ये कोऑर्डिनेट्स होगा माइनस L/2, ये कोऑर्डिनेट्स कितने हुए प्लस L/2। इज इट क्लियर? असल थोड़ा सा हायर लेवल का इंटीग्रेशन यूज होता है, तो जो बच्चे को जब थोड़ा इंटीग्रेशन सीख जाते हैं तो उसको टफ नहीं लगता, अदरवाइज टफ कर रहा है तो टेंशन मत लीजिए। अगर इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है इट्स वेरी गुड, अदरवाइज लर्न द कॉन्सेप्ट और इंटीग्रेशन जब यूज होगा तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा, आप समझदार हो। 12th क्लास में इंटीग्रेशन में है, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके आगे, जो बच्चे आईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। तो ये एक लिमिट इसकी प्रॉपर्टी रखती है, तो ये जो है हमारे पास माइनस L/2 से प्लस L/2, तो इसको डबल कर दिया प्रॉपर्टी। जब आप इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो E का फॉर्मूला होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू L/2, लिमिट सेम है, 2 इंटू 0 टू L/2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a q dx अपॉन L इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3। अब देखिए इसमें इतनी ये सब चीज तो कांस्टेंट है, ये तो किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं करती, तो इसको बाहर ले लो। E इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ऐसे a q अपॉन L ऐसे इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के 3। अब देखो ये इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए स्पेशल मेथड है, तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन कई बार बच्चों को ट्रिकी लगता है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जब इंटीग्रेशन सीखेंगे तो सीखेंगे। मैंने क्या कर लिया, लेट मान लिया x इक्वल टू a tan थीटा। क्यों मान लिया, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो बहुत आराम से सीख सकते। इंटीग्रेट कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दी दोनों तरफ, तो dx इक्वल टू a tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। तो dx का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, dx की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आ गई वो आ गई a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। अब ऐसी बेटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देख रहे हैं पहले। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 सॉल्व कर लो, पहले a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर ऐसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, यानी कि ये चीज निकल के आ गई a sec थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर पुट करो, देखिए मैं फिगर रब कर रहा हूं, फिगर से मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी खास परेशानी होगी, सिर्फ वैल्यूज पुट अप करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। क्या होगा देखो, जब वैल्यूज पुट अप करी गई तो E किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a q अपॉन L इंटीग्रेशन। खुद रखो dx की वैल्यू पता है आपको, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 आपको पता है कि ये किसके इक्वल रखी जाएगी, तो ये अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वैल्यूज रखने की कोशिश करिए कि ये क्या टाइप से रखी जा रही है। तो अब देखिएगा हमारे पास क्या हो, ठीक पुट अप करें। देखो dx है, dx का क्या था a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था a sec थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2, यानी a sec थीटा का होल क्यूब, a sec थीटा का होल क्यूब, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा है, ये चीज मिला के a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल हो जाएगी,
तो 2 इंटू 1/4 ऐसे, क्यू अपॉन एल ऐसे इंटीग्रेशन dx अपॉन a sec थीटा, ठीक है, dx की जगह था a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब e इज इक्वल टू 2 ऐसे 1/4 ऐसे, q अपॉन हमारे पास इसकी वैल्यू रख दी गई q अपॉन एल ई का फॉर्मूला है 2 इंटू 1/4 क्यू अपॉन एल ए से इंटीग्रेशन सेक थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा इंटू टी थीटा। अब क्या आपने से किसी बच्चे को cos थीटा का इंटीग्रेशन पता है sin थीटा की वैल्यू रख दो 2 इंटू 1 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2 इंटू 1/4 ऐसे, क्यू अपॉन एल ए ऐसे, साइन थीटा की वैल्यू रख दो। साइन थीटा जो हुआ वो आधे के लिए हमारे पास साइन थीटा लगा लेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये जाएगा 1 अपॉन, मतलब इसकी वैल्यूज पुट अप कर देंगे साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी l अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस, सॉल्व कर लेंगे, मतलब जस्ट मेरे पास अब एट टाइप फिगर नहीं थी, फिगर से मैं बना लेता हूँ, इसकी बात नहीं क्योंकि ये रॉड था, रॉड से आ रहा ये थीटा लिया था, ये डिस्टेंस x थी, ये डिस्टेंस a थी, और ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। साइन थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा की जगह आपने कुछ में पुट अप कर दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हमारे पास जो हो गई वो हो गई x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और लिमिट जो थी वो 0 से l तक। इज इट क्लियर? अब E is equal to 2 ऐसे 1/4 ऐसे, लिमिट 0 से l/2, Q अपॉन L ऐसे, x किया l/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किया l स्क्वायर बाई 4। इज इट क्लियर? माइनस x के 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो l से l कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकल के आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई 1/4 Q अपॉन A इंटू 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। E का फॉर्मूला क्या 1/4 ऐसे, Q अपॉन A ऐसे, 1 अपॉन अंडर रूट A 4A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन 2 हो गई, 2 से 2 कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A इनटू अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 4A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस चीज को देख के रखें, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होता क्या है, जैसे ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े इंटीग्रेशन बेस्ड हैं, जिनको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो डोंट वरी, आपके कोर्स में इंटीग्रेशन सिर्फ अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इंटीग्रेशन तक की जगह छोड़ दो और ये चीज़ों देखो कि क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि इट विल बी यूज्ड लेटर ऑन, तो ये आपको आना ही है, एंडिंग होते होते आ ही जाना है। क्योंकि जब भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आ रहा है तो ये मान के नहीं चला जा रहा है आपको 12th की चीज़ नहीं आती है, तो ये एज्यूम करा जा रहा है आपको, इसलिए करके दिखाया गया। तो आप करें, इन केस ऑफ प्रॉब्लम फील फ्री टू आस्क फॉर।